वैल्यूएशन होगी तो आपको चीजें काफी क्लियर होंगी। लेकिन आपको पैराग्राफ जो दिए जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपने जरूर पढ़ना। चले जी, स्टार्ट करते हैं जी। आज का लेक्चर पाकिस्तान अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो कि एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। एनर्जी सोर्सेज ऑफ पाकिस्तान इसमें देखेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ये आपका एवरीडे साइंस का भी क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी सोर्सेज इन पाकिस्तान। एनर्जी सोर्सेज हैं कौन कौन से? न्यूक्लियर, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। हाइड्रो में लिखा हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, चलिए जी, जो लोग ऐड हो रहे हैं उनकी वॉल्यूम जो है वो कम डाउन। इफेक्ट ऑफ एनर्जी सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी, डेवलपमेंट एनर्जी, इसके क्या इफेक्ट्स हैं रिसोर्सेज के इकोनॉमी के ऊपर, ये चीज हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना आपको इससे पहले बता दूं कि एनर्जी है की, इसका मतलब क्या है। आपके माइंड में एनर्जी क्या है? जो हमें हरारत देती है। अमरीन खान, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप अपना इलाज खुद करें, हमारी तरफ से आवाज आ रही है। इस पावर के अलावा अलावा एनर्जी बहुत बड़ा कुछ है। आजकल जो रोले हैं ना, जिसमें सवर्जिनिटी आती है, किसी भी कंट्री की इंडिपेंडेंसी आती है, उसका यूनिमस होना आता है, उसका वर्थी होना आता है, उसका रीजनल पावर्स को गेन करना आता है, उसका अपने मुल्क के अंदर जो सोर्सेज उनको इस्तेमाल करके उससे अपनी जो इकोनॉमी है उसको वोट करना, ये भी एनर्जी सोर्सेज में आता है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन में आपको जो चीजें बताना चाह रहा हूँ, एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक विंड, सनलाइट एंड वाटर। जो मेन इसके सोर्सेज है, और तीनों ही सोर्सेज क्या है? हाँ बिल्कुल, जैनब ने भी बड़ा अच्छी डेफिनेशन दी है। जैनब ने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बता दिया है। एनर्जी नेदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड बट आल्सो चेंज फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। बच्चे, ये आप फिजिक्स नहीं पढ़ रही, ना ही केमिस्ट्री पढ़ रही हैं, ये आप पाकिस्तान अफेयर पढ़ रही हैं। वेरी गुड। लेकिन बड़ी अच्छी एफर्ट आपकी, आपने इतनी अच्छी डेफिनेशन याद रखी हुई है। आपके नाइन्थ में भी थी, फर्स्ट ईयर में भी थी, फिर उसके बाद आपके थर्ड ईयर में भी थी। तो डेफिनेटली ये क्रेडिट आपको जाता है कि भाई आपने इतनी मुश्किल डेफिनेशन याद रखी है। कोई इस तरह की और भी डेफिनेशन करेगा जो साइंटिफिक डेफिनेशन एनर्जी की कर दे? अच्छा जी, छोड़े जी। दीज आर आइदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जो पैदा होते हैं खुद ब खुद और जो नहीं होते, जो होते रहते हैं डेफिनेटली उनको तो जितना यूज करेंगे होते रहेंगे। जैसे लाइट होगी, जैसे वाटर हो गया, जैसे विंड होगी। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जो पैदा दोबारा नहीं किए जा सकते।
उसमें कोल है आपका, आपका ऑयल है, आपका जितने भी आपके जो ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म होने के हैं, जो कि नियर टू एंड हो सकते हैं, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू पावर व्हिच कैन बी यूज्ड टू do work। ये फिजिक्स का एक तो उन्होंने जो है ना लिखा होगा, स्टेटमेंट लिखी है। कोई भी एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके पावर बनाई जा सकती है। Electricity used to operate machines and appliances. Pakistan has installed electricity generation capacity of 25,100 megawatt in 2017। पाकिस्तान 2017 तक 25,100 मेगावाट एनर्जी इंस्टॉल्ड कर चुका है। प्लांट जो एनर्जी जिस जनरेशन के हैं, the average demand is 22,000 megawatt and the shortfall was between 500 and 600 megawatt। ये जो है ये ना कुछ आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हुए हैं ना, ये कुछ आपके पुराने हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि अपने जब रफ नोट्स बनाए ना तो इनकी एक दफा ओवरव्यू ले लें, इनकी जो अपडेटेड जो स्टेटमेंट है वो लिख सकें, इससे आपको ज्यादा मजीद बेहतरी आ जाएगी आपकी। Oil, hydel gas, nuclear, solar, and are the principal sources. 40% से 35%, 18%, 6%, 0.6%, 0.4%, ये बेटा रिस्पेक्टिवली बताया हुआ इन्होंने, ठीक है। ऑयल 40% है, हाइडल 35% है, गैस 18% है, न्यूक्लियर जो सोर्सेज है वो 6% है, सोलर जो है बेसिकली 0.6% है, और इस तरह एक मिक्स है यहाँ पे, मिक्सिंग है। एंड जो सोलर के बाद एंड है ना, ये एक यहाँ पे मिक्स है, तो 0.4% है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू इस मैप पे दिया हुआ है जी। बेटा नेट से अपडेट ले लें, आप विकिपीडिया से अपडेट ले लें, आप कोई भी जो करंट अफेयर की वैल्यू वहां से अपडेट ले सकते हैं। आप नेट पे जाएंगे गूगल पे तो आप अक्सर मैंने वो देखा कि मैं पोस्ट पढ़ी, तो वो पोस्ट में लिखा हुआ था कि मेरे साथ वाली आंटी का नंबर, जो मेरे हमसाए वाली आंटी का नंबर क्या है, तो गूगल तो वो भी कोशिश करता है कि वो आंटी का नंबर ढूंढ दे, तो आपको यहाँ पे अपडेट नहीं मिलेगी। आप खुद एक्टिविटेट करें, आप खुद एक्टिव हो जाएं थोड़ा सा, तो डेफिनेटली जहाँ दुनिया में गोल, दुनिया में लोग इंसान एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो आपको डाटा ना मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा, आप कोशिश करें। मिनरल जो प्रोडक्शन है नेचुरल गैस के जरिए होते हैं, मतलब परसेंटेज प्रोडक्शन एनर्जी की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वो मिनरल्स के जरिए होती है। फिर नेचुरल गैस के जरिए थोड़ी सी आपको दिखा रही है, बहुत कम जो नजर आ रही है ना आपको ये वाली, मैं आपको थोड़ी सी एनिमेशन के जरिए बताता हूँ जी। ये देखें, ये आपको नजर आ रही है ये वाली थोड़ी सी जो है, ये नेचुरल गैस के जरिए है। हाइडल इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो हमारा ये है जी, ठीक है। इसके सॉरी ये वाला ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला। आगे कोल के जरिए जी, आगे न्यूक्लियर एनर्जी है, ये वाली जो नजर आ रही है। फिर अदर जो बाकी सोर्सेज एनर्जी के वो ये वाले हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं। इसमें आप क्लियरिटी ले सकते हैं, इसमें आप डेफिनेटली काफी हद तक जो है वो अपना जो आंसर है सस्पेंस है वो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है जी? डेफिनेटली पावर है, रिलीज होती है एटम से। न्यूक्लियर फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानते हो कि नैनो पार्टिकल्स होते हैं, रेडिएशंस होती है, इनसे जो एनर्जी खारिज होती है ना, रेडियो एक्टिविटी थ्रू, बेसिकली वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। एट प्रेजेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर बेस्ड ऑन एटॉमिक फिशन। एटॉमिक फिशन का मतलब होता है एटम का, एक होता है फ्यूजन, जुड़ना, फिशन का मतलब होता है टूटना। जो एटम्स होता है उसके स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाने से जो एनर्जी खारिज होती है ना, वो बेसिकली इसमें काम आती है। इसमें रेडिएशन खारिज होती हैं, रेडियो एक्टिव प्रोसेस होते हैं। दे यूज हीट एनर्जी टू मेक स्टीम व्हिच टर्न्स टरबाइन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। इससे फिर एनर्जी खारिज होती है, जो एनर्जी को स्टीम बनाने के इस्तेमाल किया जाता है, फिर टरबाइनें चलाई जाती हैं इस एनर्जी से, फिर उस टरबाइनों के चलने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। Many advanced countries of the world have developed their nuclear energy resources of great extent। बहुत ज्यादा एडवांस, मतलब ये चीजें एक दफा पढ़ लीजिएगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो होता है ना बेसिकली, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी है
उसमें चश्मा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मियां वाली है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस तरह शामिल मियां वाली न्यूक्लियर पावर प्लांट और लास्ट पे कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं जी। ये आपको कुछ दिखा रहा हूँ कि चश्मा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट मियां वाली में है वो आपको नजर आ रहा है। फिर एक कराची न्यूक्लियर प्लांट है, कराची के अंदर, वो भी दोनों आपको मैंने फिगर दिखाई हुई है, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। दूसरा कोल है जी, ये बेसिकली ओल्ड फॉसिल फ्यूल है। ये डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होती हैं, जो बाकियात होती हैं, उससे बनता है फॉसिल फ्यूल, जिसे हम कह सकते हैं। दो तरह के फॉसिल फ्यूल पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, एक लिग्नाइट है और बिचुमिनस है। बिचुमिनस और लिग्नाइट बेसिकली आप जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लोग जानते होंगे, इसमें ना बेटा फर्क ये होता है कि इसमें कार्बन की क्वांटिटी कम ज्यादा होती है। जो कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा रखता है वो अच्छा कोल होता है, जो कम रखता है वो कम मतलब इतना अच्छा कोल नहीं होता। तो ये बेसिकली कार्बन की क्वांटिटी की वजह से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, डिवाइड किया। पाकिस्तान के अंदर दो मेजर पावर प्लांट्स हैं। साहिवाल के अंदर आपने देखा हुआ, मुस्तफाबाद में, कादराबाद में, सॉरी कादराबाद में अभी सी पैक के थ्रू बना है, उसी प्रोजेक्ट में। एंड बिन कासिम कोल पावर प्लांट, ये भी सी पैक के अंदर है, विच आर इन ऑपरेटिंग सिंस 2017 एंड प्रोड्यूसिंग 2640 या 2640 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कलेक्टिवली, बेसिकली पैदा कर रहे हैं। ये आपके पास में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं ना, इनका स्क्रीनशॉट लें और मुल्क के बारे में आप जितनी भी डिटेल है उसको आप अपने पास रखें, ठीक है, ताकि आप जान सकें कि मुल्क के अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कोल के, वो कहाँ कहाँ है और कौन कौन से ऑपरेशन हो। न्यू कोल रिजर्व्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान के अंदर एस्टिमेट किया गया है वो तकरीबन 7,508 मिलियन टन ऑफ पवन कोल रिजर्व है। अच्छा आपको पता है जो बलूचिस्तान है ना, उसके अंदर जो थर्ड डेजर्ट है, सॉरी मैं अभी तो नहीं कह सकता थर्ड डेजर्ट बलूचिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान का जो एरिया है ना, इसमें जो मतलब पहाड़ी इलाका है, तो उसमें जो कोल के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और जो कि पाकिस्तान कभी भी नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है जिस जो कि ढूंढ सके। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। ये साहिवाल कोल पावर प्लांट के बारे में नजर आ रहा है आपको, और एक किंग कासिम कोल पावर प्लांट कराची में, वो भी आप देख सकते हैं जी, दोनों डिफरेंट है। ऑयल पेट्रोलियम है जो बेसिकली ये बड़े बड़े, ये भी एक जमीन से निकलने वाला ब्लैकिश क्रूड ऑयल होता है, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए डिफरेंट प्रोसेस से गुजारने के बाद ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है, गैसोलीन बनाई जाती है, जिससे mineral oil is the most important fossil fuel these days. It is also known as black gold. इसको आजकल के जमाने में काला सोना कहा जाता है। इट अकर्स इन ब्रॉड स्पेस ऑफ ग्रेन, ये आप एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज है ना, जो जमीन से जो क्रूड ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल को साफ करके हम ऑयल बनाते हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर दो रिफाइनरीज है, कराची के अंदर है और पोटवा रीजन के अंदर ये पाई जाती है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं जी। आपको नजर आ रहा है नेशनल ऑयल रिफाइनरी कराची के अंदर है, अटक ऑयल रिफाइनरी वो आपको दूसरी तरफ है, मौजा के अंदर पाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट जी नेचुरल गैस है, ये जमीन से निकलती है डेफिनेटली। ये सुई के मुकाम में बलूचिस्तान के 1952 में डिस्कवर्ड हुई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चे, और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने इसको डिस्कवर्ड किया था, और जब वो ऑयल की तलाश कर रही थी, ड्रिलिंग कर रही थी ऑयल के लिए, आफ्टर डिस्कवरी इन पाइपलाइन इन कराची वाज कंप्लीटेड टू प्रोवाइड चीप ऑयल, मतलब फ्यूल को बहुत ज्यादा कम रेट में, अनदर पाइपलाइन टू मुल्तान लाहौर फैसलाबाद वाज टू कंप्लीट 1960 में जो पाइपलाइन थी मतलब के फ्यूल की, वो मुल्तान लाहौर फैसलाबाद तक भी पहुंचाई, उसके बाद गैसेज हर जगह तक पहुंची। ये SNGPL पावर प्लांट है, एक SNG पावर सिंध के अंदर, एक पंजाब के अंदर, आपको तो मतलब नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस हवाले से भी देखें जी। एक मिनट एक्सक्यूज मी।
अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है सुई SNGPL, बेसिकली ये जो आपके लिए एब्रिवेटेड है, ये सुई के मुकाम पर डिस्कवर्ड होने की वजह से सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड कहा जाता है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड, जो पावर प्लांट पंजाब के अंदर भी और कराची के अंदर भी, सिंध के अंदर भी। नेक्स्ट सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल आजकल बढ़ रहा है। तकरीबन कायदे आजम सोलर पार्क बनाया गया है, चाइनीज कंपनी ने बनाया है, जो कि 3 महीने के अंदर बना गया और 100 मेगावाट बिजली की जो है वो प्रोडक्शन है। इसी तरह 200 हेक्टाकार फ्लैट डेजर्ट के अंदर 40,000 जो सोलर पैनल है वो फैलाए गए हैं। इसी तरह कुछ और डिटेल्स है वो आप देख लीजिएगा। ये कायदे आजम सोलर पार्क भावलपुर में है, और हड़प्पा सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड है, ये साहिवाल के अंदर है। अच्छा, मैं बड़ा देखा जी, ये जो हड़प्पा का क्वेश्चन है बड़ा आता होता है। हालांकि हड़प्पा है कुछ भी नहीं, लेकिन हड़प्पा का क्वेश्चन बड़ा आता है। म्यूजियम के पूछ लेते हैं, कभी सोलर पावर प्लांट का पूछ लेते हैं एमसीक्यूज के अंदर, तो ये भी आप थोड़ा सा इस हवाले से भी। विंड एनर्जी है जी, इसकी दफा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया विंड एनर्जी का कहाँ पे है? उससे हीट इंक्रीज होती है ऐसा तो नहीं है, इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है जैनब उसके, लेकिन हैं जरूर, लेकिन बहुत कम है। जितने लोग कहते हैं उतने नहीं है, लेकिन हैं जरूर। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि विंड एनर्जी जो है पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा की जा रही है? इसके प्लांट्स बता सकते हैं कहाँ के लगे हैं? चलो आपको मैं दिखाई देता हूँ। कराची के अंदर हैदराबाद क्रॉस करें ना, तो वहाँ पे जिम्पर के नाम से जो है ना लगे हुए विंड पावर प्लांट है जिम्पर में। एक्ट ग्रुप ने लगाया हुआ पावर प्लांट, ये बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। मैं एक दफा कराची गया, ट्रेन में से गुजर रहा, इतने बड़े बड़े पंखे थे, और मैं तो खिड़की वाली साइड पे बैठ गया और मैं मोबाइल से मूवी बनाना शुरू कर दी। मुझे तो इतने प्यारे लगे। फिर मुझे पता चला था कि भाई ये वो एक्टिव ग्रुप ने बनाया हुआ विंड पावर है, जो कि जिमपुर में पाया जाता है। ये हैदराबाद क्रॉस करके ट्रेन का आप सफर करें, कराची की तरफ जाएं, तो बड़े बड़े पंखे नजर आते हैं आपको। चलें जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी है। ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ना, ये आजकल सी पैक के अंडर आ रही है, ज्यादातर इसकी मतलब हो रही है। काला बैग डैम के बारे में कहा जाता है। इसी तरह छोटे छोटे डैम बनाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी एनर्जी सोर्सेज के बहुत बड़ा जरिया है। इसमें जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे चश्मे या बैरेज या वगैरह बनाए, चश्मों के ऊपर बैरेज बनाए जाते हैं, या फिर जो जो दरिया होते हैं, जैसे कि दरिया सवात के ऊपर बनाया गया। अभी जो दरिया नहरान का गांव से निकलता है, मुझे उसका नाम तो नहीं आता, लेकिन उसके ऊपर अभी सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। अच्छा, वो जो रिवर मैं बता रहा हूँ वो कुम्हार रिवर के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर एक सी पैक का बन रहा है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो मतलब के सेक्टर बन रहा है, जिसके जरिए काफी ज्यादा तकरीबन 900 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बारे में कहा जा रहा है। पाकिस्तान के जो दो मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, एक तरबेला है, दूसरा मंगला डैम है। तो यहाँ पर काफी हद तक जो अमाउंट है वो एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ पे पाई जाती है। जैसे कि तरबेला की जो कितनी है, 3,478 मेगावाट है। और अगर हम बात करें दूसरी की बात करें, तो एक्सटेंशन बढ़ाकर जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर की है ना, वो इंशाल्लाह इंक्रीज की जा रही है 6,298 मेगावाट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फोर्थ एक्सटेंशन एंड फिफ्थ एक्सटेंशन ऑफ द तरबेला डैम। मतलब ये डैम की अगर एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी, मतलब इसके मजीद हिस्से बनते जाएंगे, तो ये काफी हद तक आगे निकल सकती है। आगे जी, तरबेला डैम आपको नजर आ रहा है, केपीके में है। और मंगला डैम जो मीरपुर आजाद कश्मीर में पाया जाता है, ये भी आपको नजर आ रहा है। इसमें क्या होता है कि वो
एक तरीके से पानी को इकट्ठा किया जाता है, कमेलेट किया जाता है, देन एक बुलंदी से पानी को नीचे गिराया जाता है, अंदर मशीनें लगी होती है, वो मशीनें घूमती हैं, उन घूमने की वजह से वो मोटर के तौर पे काम करती है और वो जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की। डेफिनेटली बच्चों को भी पता है इस चीजों का। अच्छा, लास्ट हमारा इफेक्ट ऑफ एनर्जी सोर्सेज, इकोनॉमी डेवलपमेंट एनर्जी, मतलब जो मैंने आपको फ्रैक्शन फिगर्स काफी बताए, जितने भी हमने पीछे पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि मैंने आपको एक डिटेल में हर एक चीज बताई है। जो इसके अलावा जो आपके पास डाटा होगा वो आपने जरूर बताना है। तो इफेक्ट ऑफ एनर्जी सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेफिनेटली ये जीडीपी इंक्रीज करेगा, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी इंक्रीज होगी, इससे पाकिस्तान के अंदर जो लाइफ स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होगी जिससे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, मशीनरी अच्छी होगी, फ्यूल्स अच्छे प्राइसेस में मिलेंगे, पावर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, पावर रिसोर्सेज अच्छा पे करते हैं, रोल पे करते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं सोसाइटी में, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। थैंक यू। आपके पास डेफिनेटली इसके अलावा बड़ा डाटा होगा, आप डिफरेंट सोर्सेज को यूज करें और डाटा को मिलेट करने के बाद इससे रेलिवेंट जितना भी डाटा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मजीद जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल है, आप अपने रफ नोट्स में डालकर मुझे जरूर सेंड करें। आपका कल शाम तक मैंने रफ नोट्स चेक करना है इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन हो तो आप मुझे ग्रुप में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्लास एंड करते हैं, खत्म करते हैं जी। रिकॉर्डिंग को मिलेगी जो क्लास में अवेलेबल थे, जो नहीं थे उनको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।